नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इसे पढ़ेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 लिखी है, प्रश्नावली 1.1 अपनी बुक्स में आप देखेंगे तो उसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिसको दोबारा बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे अंकों में बांटना, 7 है, ठीक इस तरीके से। तो ये 9 तो भाग बढ़ जाता है, फिर 11, फिर 13, ठीक है, फिर 17, इस तरीके से ये सब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना इन्हें। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा है 140। तो 140 को देखते हैं हम, ऐसे लिख देंगे हम बच्चों इसे 140 140। वही अपनी ट्रेडिशनल टेबल बनाएंगे हम इस तरीके से। अब देखेंगे पीछे 0 है, तो 0 है तो इसमें भाग 2 से जाता है बच्चों। कितने टाइम जाएगा, देखिए 1 में नहीं जाता तो ये 14 हो गया। तो 2 7 जा 14, और 0 में किसी संख्या से भाग देते तो 0 ही आता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, फिर 0 है तो 2 से फिर जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 6 बचा 1, 1 को इस 0 के आगे लगाओ तो 2 5 जा 10 बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम कि जो है अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे जो है अभाज्य संख्या 5 है। तो 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3 नहीं जाता, 5 इसके पीछे लगा है तो हम सीधे 5 से देंगे इसे। ठीक है, तो 5 7 जा 35। अब बचा बच्चों 7। तो 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो हम 7 से ही देंगे। 7 1 जा 7। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, 1 ही है। तो इसके फैक्टर निकल के आए क्या बच्चों, क्या निकल के आए, 140 के फैक्टर क्या निकल के आए, देखिए 2 इंटू फिर 2 है, फिर इंटू क्या निकल के आया 5, फिर इंटू क्या निकल के आया 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए बच्चों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर बन गए। क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 या 2 की घात 2। फिर क्या बचा हमारे पास, 5 बचा, तो 5 लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या है 7, ये आ गया 7। तो 140 के ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स या गुणनखंड आ गए। तो ये इस हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम करते हैं 156 को। ठीक है बच्चों, अब है बच्चों 156। क्या है, 156। तो इस 156 को करते हैं, ये हमने टेबल बनाई, इसके इकाई अंक को देखो बच्चों। 6 है तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो एनी हाउ जाएगा ही। जिस भी इकाई अंक में अगर 2 4 6 8 या 0 होगा तो ये 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 या 2 0 जा 0। तो ये 2 से एनी हाउ जाएगा, तो आप आंख बंद करके जो है 2 से इसमें डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 से कर रहे हम, 1 में नहीं गया,
15 में लेंगे 2 7 जा 14, तो 7 14, बचा 1, 1 को इस 6 के आगे लगा दीजिए आप, तो ये 6 की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 2 8 जा 16, 8 आ गया। उसके बाद हम फिर चलते हैं, फिर 8 है, मैंने कहा था ना 8 तो 2 से जाएगा ही, तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1, तो 1 को इसके आगे लगा दीजिए, 8 की वैल्यू हो गई 18, तो 2 9 जा 18। अब पीछे 9 है, तो अब जो है 2 तो नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 जा रहा, तो ठीक से 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, वैसे भी हम देखेंगे तो 33 39 या 13 3 जा 39 होता है। 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो अपने और 1 के अलावा इससे मैं किसी से भाग नहीं जाता, तो 13 से देंगे, 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो 156 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो क्या है, देखिए 2 आया, फिर इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 13। ठीक है बच्चों, ये आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 जो है 2 बार है, तो 2 2 2 एम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 है 13। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला 3825 कितना है, 3825। इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो देखिए 5 है तो सीधी सी बात है 2 से नहीं जाएगा ये, तो हम 3 से देखेंगे, अगर इसे देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 से जाता है, 3 से जाता है, तो देखेंगे 3 1 जा 3, 3 की वैल्यू का काम खत्म, 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 2 जा 6, बचा कितना इसका 2 बचा, इस 2 को इस 2 के आगे लगा दीजिए तो 22 हो जाती है वैल्यू, तो 3 7 जा 21, इसमें 22 में से 21 घटा दिया तो 1 बचा, 1 को 5 के आगे लगाया तो 5 की वैल्यू हो गई 15, तो 3 5 जा 15, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि फिर से 3 से जा रहा है, देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, 5 3 5 जा 15, तो फिर से 3 से करेंगे, तो 3 4 जा 12, 12 का काम खत्म, 7 बचा, तो 3 2 जा 6, 1 बचा, इस 1 को 5 के आगे लगा दो, 5 15 हो जाता है, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया यहाँ 425। अब इसमें देखते हैं 3 का टेबल जाता है, नहीं जाता, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 रह जाता है, तो हम सीधे 5 का तो एनी हाउ जाना ही है क्योंकि पीछे 5 है, तो 4 में नहीं जाता, तो सीधे 42 या 42 में देंगे, तो 42 में 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, बचा 2, तो 2 इसके आगे लग जाएगा 5 का, तो 5 की वैल्यू चेंज इंटू 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 हो गया, फिर 5 है पीछे तो उसमें 5 का जाएगा, तो 5 1 जा 5, बचा 3, तो 5 और 7 जा 35। उसके बाद देखते हैं 17 में किसी का नहीं जाता, तो 17 1 जा 17, तो हमारे पास जो निकल के आ गए इसके गुणनखंड निकल के क्या आए बच्चों, पहला है ये 3, तो हमने लिखा 3, फिर इंटू दूसरा है 3, तो हमने लिख दिया 3, फिर इंटू 5, फिर एक 5 और है इंटू 5, फिर हमारे पास है इंटू 17। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 या 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 भी 2 है, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड बन गए बच्चों, देख लिया आपने, आ गया ना।
अब हमारे पास इसका लास्ट है 529, तो हम इसे करते हैं 529 को। चलिए देखते हैं 529 को। 529, सीधी सी बात है बच्चों, इसमें तो 2 का जाना नहीं है क्योंकि इकाई अंक में या यूनिट प्लेस में 9 है। तो 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3 2, 3 से 7 जा 21, नहीं जाता। 3 से भी नहीं जाता। 4 से जाने का मतलब नहीं होता, 5 से जाने का मतलब नहीं होता, दोनों के टेबल में 9 आता नहीं कहीं। 6 से देखेंगे तो 6 से जाता है सर, नहीं जाता। 7 से देखते हैं तो 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 3, इससे भी नहीं जाता। उसके बाद 7 के बाद 8 से तो कोई मतलब नहीं होता। 9 से देखेंगे, 9 5 जा 45, 45 वर्सेस 7, नहीं जाता। फिर 10 से मतलब नहीं होता, नहीं जाएगा। 11 से 11 4 जा 44, 44, 11 चक्को 44, 44 और 9 53 होता है। तो 11 से भी नहीं जाता। 12 से मतलब नहीं होता। 13 से देखते हैं बच्चों, 13 चक्को 52, नहीं जाता। उसके बाद देखते हैं हम, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा। 17 से देखते हैं, 17 तिया 51 बचा 1, तो 19, इससे भी नहीं जाता। तो 17 से नहीं जाएगा, हम देखेंगे 19 से, तो 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 38 और ये कितना हो गया, 38 10 38 14, 149 हो जाता है। तो 19 की टेबल में 149 आता है? नहीं आता। तो 19 से भी नहीं जाएगा बच्चों। 20 से जाएगा ही नहीं। 21 से, 21 दूनी 42, 10 109, नहीं जाएगा। 21 से 21 99, नहीं जाता। तो 23 से देखेंगे बच्चों, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 3 तिया 9, 23 से जाता है बच्चों। 23 से जाता है ये। कितने से जाता है? 23 से। तो देखो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो 52 में से अगर हम 46, 52 में से 46 को माइनस करते हैं तो 12 में से 6 गया 6, और ये 4 में से 4 गया 0, तो बचा 6। इसके आगे है 9। क्या है? 9। तो अगर हम देखेंगे 23 3 जा करके देखेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 69 आ गया। तो हमारा ये जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है? 23 तिया, यानी कि 23 3 जा आ गया आपका 23। अब 23 में तो किसी और का जाता नहीं, तो जो है 23 1 जा 23। तो हमारे पास जो इसका प्राइम फैक्टर निकल के आया वो आया बच्चों, क्या आया? वो आया 23 गुणा 23, यानी कि 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 रेज़ टू द पावर 2 या 23 की घात 2। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 1 पूरा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 है बच्चों हमारी, क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। समझ गए बच्चों? तो इसे करते हैं हम। अब एलसीएम क्या होता है बच्चों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ऐसी संख्या जिसमें मान लीजिए 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक करना है, तो ये इसका जो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऐसी संख्या निकलेगी जिसमें
26 से भी भाग जाएगा और 91 से भी। 510 का एलसीएम ऐसी संख्या आएगी जिसमें 510 से भी भाग जाएगा और 52 से भी। 336 और 54 का एलसीएम ऐसा आएगा जिसमें 336 का भी और 54 का भी भाग चले जाएगा। ठीक। और अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हुई वो जिससे जो है आपका, जिससे 26 में भी भाग जाएगा और 91 में भी जाएगा। 510 और 92 का एचसीएफ ऐसी संख्या जिससे 510 में भी भाग जाएगा, 92 में भी एचसीएफ 336 और 54 का, तो जिससे 336 में भी और 54 में भी भाग जाएगा। वह अंतर वही है कि एलसीएम में इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है और एचसीएफ में एचसीएफ से इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो पहले है 26 एंड 91। तो पहले 26 और 91 है, तो 26 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अगर अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग जाएगा इसमें, तो 2 से 13 बार जाएगा। 13 से तो ज़्यादा नहीं है, तो 13 से ही जाएगा, तो एक बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 13। ठीक है, तो ये आ गए 26 के। अब हम देखते हैं 91 के। इस 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 91 इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो कितना आएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है, 6 से नहीं, 7 से जा रहा बच्चों। तो 7 से 7 1 जा 7 बचा 2, तो 2 1 के आगे लग गया तो 21, 7 3 जा 21, तो 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। ठीक, तो ये हो गया। इसके 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 7 × 13। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या निकालते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम एचसीएफ, इन दोनों में जो भी चीज़ कॉमन है, जो भी संख्या कॉमन है, तो उसको हम निकालेंगे बच्चों। ठीक, तो अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखो आपको 13 और 13, ये तो है कॉमन। इसके अलावा 2 ये नहीं है, 7 नहीं है, 13 है और ये 13 है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक, अब देखते हैं हम एलसीएम। एलसीएम तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो है हमारा 13 एचसीएफ आया था, तो इस 13 को तो हमें लिखना ही है। ठीक है, इस 13 को एलसीएम में लिखना है। इसके अलावा जो भी बची हुई संख्याएं थी, जो भी बची हुई कौन सी थी? 2 था और 7 है, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 13 × 2 × 7, ये कितना हो जाएगा? = 91, 91 और दूनी 2 2 2 18, 182। ठीक है, 13 7 91, 91 दूनी 182। तो एचसीएफ आया हमारा कितना? 13। एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक चीज़ और कह रहा हो। क्या कह रहा है? कि ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो पहले हम देखेंगे संख्या कितनी थी हमारे पास? 26 और 91। 26 और 91, तो 26 और 91 हमारे पास संख्या थी। इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 1 से करेंगे तो 26, फिर उसके बाद 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23। ठीक, 9 से 54, 9 2 18 5 23। इनको ऐड कर देंगे 6, 4 और 2 6,
3 का 3 2, 2366। ठीक है बच्चों, ये हमारा संख्याओं का गुणनफल आया, हमारा संख्याओं का गुणनफल आया। अब हमें कहा है कि वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल। अब एलसीएम क्या आया है हमारा, देखिए एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182, तो एलसीएम आया 182, कितना है 182, तो लिख देते हैं 182, और एचसीएफ आया हमारा 13, तो सीधे सीधे गुणाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26 की 6, हासिल कैरी 2, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 बचा कैरी 10, 13 कम 13 और 10 23। देखिए आ रहा है, ये इज इक्वल टू ये ना, तो ये 23 66 दोनों और आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमने ये प्रूव कर दिया कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का पार्ट 2 है, तो उसको देखते हैं बच्चों। ठीक, इसका पार्ट 2 क्या है, फिर 510 एंड 92। तो 510 का हम पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ले लेते हैं इनके। तो प्राइम फैक्टर लेंगे तो 510 के कितने आएंगे, 0 है तो पीछे तो 2 से ज़रूर जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 1 बचा, तो ये 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। फिर हम देखते हैं, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 से जा रहा है, तो 3 8 जा 24 बचा 1, और ये 5 में हो जाएगा, 3 5 जा 15। उसके बाद 3 से नहीं जा रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है, 25 में नहीं जाता तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आया तो 17 से ही जाएगा, तो 17 1 जा 17। तो इसके गुणनखंड के आगे 510 के, हमारे पास 510 के गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी संख्या इसमें दे रखी है, क्या दी है 92। 92 को देखते हैं, 2 से जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 में किसी और संख्या से भाग जाता नहीं है, तो 23 बन जाए। तो हमारा 92 के जो गुणनखंड आए यहाँ पर वाई 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं बच्चों, क्या है हमारे 510, जरा इसे ठीक से लिख देता हूँ मैं, 510 इसके गुणनखंड हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यही है ना, और 92 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। होप आपको सही दिख रहा होगा ये। तो ये आ गया बच्चों। ठीक, अब जो है क्या करेंगे हम, इसमें हम पहले बच्चों HCF देखते हैं। क्या देखते हैं, HCF। तो HCF क्या आ रहा है, HCF मैंने क्या कहा, जो इन दोनों ऊपर और नीचे सेम है, तो इनमें हमारे सेम क्या आ रहा है, देखिए 2 है इधर भी है, तो 2 तो यहाँ आ गया, तो 2 एक ही टाइम आएगा, है ना, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया हमारा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू, अब कॉमन कोई और चीज़ है, देखिए 3 इधर नहीं है, दूसरा 2 इधर नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 23 यहाँ नहीं है, तो यानी कि हमारे पास HCF केवल 2 आया बच्चों। HCF क्या आया,
2। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में मैंने कहा था एचसीएफ के अलावा बाकी जितनी संख्याएं हैं सब लिख दीजिए। तो 2 तो एलसीएम आया था हमारा ये वाला। अब बचा क्या, ये ऊपर 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा और 23 बचा। ठीक, तो आगे करते हैं। पहले से 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60। तो 60 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको आगे करते हैं हम। 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम निकल रहा है। अब इस पूरी संख्या निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। 17 से 60 को गुणा करेंगे तो 17 से सीधे 6 में भाग दे दीजिए। ठीक है, इस 17 से 6 में गुणा कर दीजिए। तो 17 छक्का 102, 102 102, और ये पीछे जो जीरो लगा है इसको सीधे सीधे इसके पीछे लगा दीजिए। तो 1020 आ गया। इंटू 23 है बच्चों, इंटू 23। तो हम 23 से गुणा करेंगे। 1023 को 23 से गुणा करेंगे तो 23 तियाँ, या सीधे 3 से कर लो। 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 एकम 3, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 0 का 0, 2 एकम 2, ऐड कर देंगे इसे 9, 6 6 12 की 2, हासिल 1, 4 और 1 5, 3 का 3, 2 का 2, 2 3 5 2 9। तो इसको गुणा करने पर हमें क्या है, 2 3 5 2 9। ठीक है बच्चों, अब ये देखना है हमें कि हमारा जांच कीजिए कहता है ना। जांच करने में हमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कितनी है हमारे पास, दो संख्याएं 510 और 92। तो 510 और 92 का गुणनफल ये किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो अब हमने क्या लिखना है, 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना हमारा 23,529 गुणा एचसीएफ आया है हमारा 2। क्या है, 2। तो अब देखते हैं कि ये दोनों इसके बराबर हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है कि जो है ये संख्या जो हमारी 500, ये दोनों और बराबर आनी चाहिए, है ना। तो अब हम 510 और 92 को गुणा करके देखते हैं। तो 510 गुणा 92 करेंगे तो 2 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1। ठीक, और 9 से गुणा करेंगे, 9 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 के 5, हासिल 4। ऐड करेंगे इन्हें तो 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6, 4 का 4, 46,920। तो इनका गुणनफल आया हमारा 46,920 बराबर। अब ये भी इतना ही आना चाहिए बच्चों ना। तो ये हमारा, अब हमारा एलसीएम और इंटू एचसीएफ दोनों में 18। लगता है बच्चों कहीं पर एलसीएम हमारा गड़बड़ हो रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कहीं पर हुई तो जो है हमारा उत्तर गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें देखना है, देखिए हमारा एलसीएम में कहीं पर गड़बड़ हुई होगी। 60 गुणा 17 गुणा 23 किया था हमने। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, 60 गुणा 17 गुणा 23 दोबारा से। तो 60 गुणा 17, 70 0 को 0, 7 छक्का 102, 1020 गुणा 23 ना, 23 था। 23 0 के 0, 23 दूनी 46 के 6, हासिल 4, 23 0 के 4, 23 एकम 23। हाँ, 23,529 जो लिखा है हमने बच्चों, यहाँ 23,460 आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा 23,460। अब हमारा एलसीएम
आ गया 23,460। अब 23,460 को हम गुणा करके देखते हैं 2 से, तो 2 जीरो की 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 छक्को 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920 आ गया बच्चों 46,920। तो देखिए हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा नहीं है, हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, यानी कि LHS में था हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और RHS में था हमारा LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा ये सही आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हम प्रूव भी कर दिया हमने, आंसर हमने वो भी कर दिया। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 54 ये आप लोग कीजिएगा बच्चों। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, क्योंकि फिर वरना वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCM व LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पर अंतर यह है कि वहाँ पर हमारे पास दो ही संख्याएं थी, इसमें 12, 15, 21 तीन संख्याएं दी है बच्चों, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसे। तो इसमें पहला है बच्चों 12 क्या है 12, 12, दूसरा है 15। पहले 12 को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आया, इसका एलसीएम आया 12 का गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यही तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या है 15। तो 15 का करके देखेंगे तो 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 इंटू 5 करेंगे। 15 का कितना आया, 15 तो आ गया 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे 21 का लेंगे, किसका 21 का। तो 21 का सीधे सीधे है, 3 7 जा 21 होता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर HCF जो है HCF ना, HCF निकालना है अभी। इसमें HCF में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। 3 है, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है ना। तो हमारा क्या आ गया HCF में, HCF बराबर 3 इंटू 1, इधर भी है, इधर भी, इधर भी 1। इसके अलावा कुछ है कॉमन नहीं है ना, तो हम HCF आ गया 3, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा LCM में मैंने कहा था कि जो है शेष जो बची हैं वो भी ले लो। 3 तो है ही हमारा, इसके अलावा क्या बचा है ऊपर 2 इंटू 2 और यहाँ 5 इंटू 5, नीचे क्या है इंटू 7। अब इसे हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 60 और 7 420, 420। तो 420 कितना आया 420, ये हमारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF हमने ज्ञात किया 3, LCM ज्ञात किया 420। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप कि जो है 17, 23 एंड 29 ना,
इसका फैक्टर निकालना है अब हमने, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, सेम वही जैसे हमने ये वाला किया। 17 को देखिए, इसके गुणनखंड करेंगे तो 17 में किसी और का, इस संख्या के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता, तो यानी कि 17 के फैक्टर क्या हो गए, 17 इंटू 1। फिर है 23, 23 का में भी किसी के जाते नहीं है, तो 23 इंटू 1, है ना। 23 इंटू 1, उसके बाद 29, तो सेम 29 में भी किसी और का नहीं जाता, 29 इंटू 1, ये हो गए। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉमन जो है HCF में केवल कॉमन लिया जाएगा ना, तो कॉमन क्या है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, एंड इधर हेयर 1, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, HCF इज इक्वल टू 1। अब LCM मैंने कहा था कि HCF के अलावा जो बचे हैं उनको भी आप इसमें सम्मिलित कर लीजिए। तो क्या बचा, 1 तो है ही, 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। फिर ऊपर क्या है, 17 है, 23 है और 29 है ना। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17, 23 और 29 को। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ठीक। और 2 से करेंगे तो 17 दूनी 34, तो कितना आ गया, 1 5 4 9 और 3, 391, ठीक। तो अब इसमें हमने कैसे करना है, और उसके बाद क्या है हमारे 17 23 और 29 है, तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 8 1 कैरी 8, तो 9 3 जा 27, 27 और 8 35, और 2 से करेंगे अब, तो 2 नम्मा 2 1 कम 2, 2 नम्मा 18 के 8, हासिल 1 2 3 6 और 1 7, तो क्या आया हमारा आंसर। यहाँ पर अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3, हासिल 1 7 3 10 11। तो बच्चों क्या आया, 11,339। तो इसका LCM हमारा, HCM और LCM निकल आया, इसका है 11,339, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब पार्ट 3 करते हैं इसका, ठीक है बच्चों। ये पार्ट 3 आप कर लोगे, इसे आप करके देखिएगा। इसमें भी सेम है, 8 में 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। जैसे 8 है तो इसका 2 2 जा 4 2 जा 8 आता है अभाज्य गुणनखंड। 9 का क्या जाता है, 3 3 जा 9, और 5 का क्या आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इंटू 1 कर दीजिए, इंटू 1 इंटू 1, तो HCF तो इसका भी 1 ही है, HCF क्या है 1। अगर LCM की बात करें तो LCM आप क्या करोगे, सेम जो नहीं है उनको जोड़ लोगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 पंजे 5 दूनी 10 की 0, 5 से पहले 36 360, फिर 5 है, 360 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 0 के 0, 5 का 30 की 0, 5 से 15 18, ठीक है, 1800। तो इसका HCF आ जाएगा और LCM 1, ठीक। इसे आप कीजिएगा, फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रश्न 4 है बच्चों कि HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 306 और 657 का महत्तम समापवर्त्य 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, इसका LCM ज्ञात करना हमें। इन इंग्लिश, गिवन दैट HCF 316 and 657 is equal to 9, find the LCM of 366 and
657। तो सेम चीज़ है, इसे करना वैसे ही है बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो हमें दे दिया है, तो 306 व 657 का एचसीएफ हमें दिया है 9 गुणा एचसीएफ। देखिए हमने क्या कहा था बच्चों पहले कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी कि 306 गुणा 657, इसका गुणनफल ये होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, एचसीएफ गुणा यहाँ पर एलसीएम आएगा, है ना। 9 तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम तो 9 एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल 1 होना चाहिए। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं बच्चों, पहले हालांकि हम तो इसका एचसीएफ इनको गुणा करके भी निकाल देंगे एलसीएम, लेकिन अगर हम इसे निकालेंगे तो थोड़ा हमें सुविधा हो जाएगी। इन दोनों का गुणा जो है वो करेंगे। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 306 इंटू 657, और जो 9 है 9 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 9 से कोई संख्या में भाग जा रहा है बराबर, 9 3 27 में नहीं जा रहा, 9 छक्का 54, 9 63। ठीक है, इससे चला जा रहा है। 9 से 657 को आप काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 9 7 63 बचा 2, 9 3 27, 73 टाइम्स कट जा रहा है ना। तो हम इसे गुणा कर देते हैं। अब 306 एचसीएफ हम लिख देंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू, सॉरी ये फिर मैं बार बार एचसीएफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम आएगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 306 इंटू 73। तो 306 इंटू 73 करके देखते हैं कितना आ रहा है। 306 इंटू 73 आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक्का 18, कैरी 1, 0 1, 3 3 9, इधर 7 छक्का 42, 0 7 4 7 21। ठीक है, 8 3 9 4 13, 1 1 2 और 2, तो 22,338। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 22,338। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 22,338। अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो है क्या हमारा ये उत्तर सही आ रहा है। तो 22,338 आ रहा है ना बच्चों, हमारा आ रहा है 22,338। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणा 657, 306 गुणा 657 ये बराबर हो जाना चाहिए 9 गुणा 22,338। ठीक है, इन दोनों का अगर गुणनफल बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, हमारा एलसीएम सही है। तो हम 657 गुणा 306 करके देखते हैं पहले। तो 6 7 42 की 2, 4 6 5 30, 4 34 की 4, 6 6 36, 3 39, 0 आ जाएगा। और 3 से 3 7 21 की 1, 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों कि क्या है। 2 का 2, 4 का 4, 9 और 1 10 की 0, 7 3 10 11, 9 1 10 की 0, 1 1 2, 201 0 42, 201 0 42 इज इक्वल टू, अब देखते हैं हम इज इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए, है ना, इसके बराबर होना चाहिए। अब हम गुणा करेंगे 22,338 गुणा 9, तो 9 72 की 2, 7 9 27 7, 34 की 4, 3 9 27 27 और 3 30 की 0, 3 9 2 18, 3 21 की 1, 2 9 2 18 और 2 20 की 0, 201 0 42। देखिए 201 0 42, इधर भी 201 0 42 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा ये
सही हो गया। और हमारा एलसीएम जो था, हमारा एलसीएम क्या था बच्चों, ये आया था हमारा एलसीएम 22,338। तो ये हमारा सही आया है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों प्रश्न 5 है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 4 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बच्चों क्या है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक कंडीशन होती है बच्चों की, क्या नाम कहते हैं, 0 पर कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। जैसे कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 होते हैं, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, समाप्त होती है। अब जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 सम्मिलित होते हैं, वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो अब अगर हम देखें बच्चों ना, कि अगर हम ये देखें, जैसे हम मान लेते हैं संख्या 10 लेते हैं, संख्या 10 लेते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 5, 2 गुणा 5 सॉरी। तो अब हम ये देखेंगे कि 10 की घात हम n कहते हैं, 10 की घात n, तो इसमें 10 की घात आप 2 मान लो, तो क्या हुआ, 10 गुणा 10 बराबर 100, यानी कि ये 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 आ रहा ना इसके। अब इसी तरीके से आप ले लीजिए 20, क्या ले लीजिए 20, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, इस केस में भी 2 और 5 सम्मिलित हो रहे हैं इसके गुणनखंड में। तो अगर 20 की घात हम 2 कर लें तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20, तो 20 गुणा 20 बराबर 400। तो इसमें भी 0 पर समाप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या देखेंगे, ये कह रहा है कि 6n के लिए 0 पर समाप्त होते नहीं थे। तो 6 के अगर गुणनखंड करेंगे हम बच्चों, तो क्या होते हैं, 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात n गुणा 3 की घात n मान लीजिए। तो इसमें 2 गुणा 3 आ रहा है, 5 तो कहीं है ही नहीं इसमें, है ना, इसमें 5, 3 है, इससे दिक्कत नहीं है, 5 भी होना जरूरी है ना। तो 2 3 6 पंजे 30, जैसे कि 30 में है, 30 में तो सही है ये, लेकिन 6 के लिए पूछा है, तो 6 में तो 5 आ ही नहीं रहा, 2 तो आ रहा है, बट जो है 5 नहीं आ रहा है इसके गुणनखंडों में। तो जो है ये संख्या कभी भी 0 पर विभाजित नहीं होगी, क्योंकि कहाँ मिलेगा बताइए, 2 तो मिल रहा है, लेकिन 2 के साथ वो करने के लिए 5 अनिवार्य है ना। देखिए 2 के साथ 2 होगा तो 4 बनेगा, 3 है तो 6 बन रहा है, 4 होगा तो 8 बनेगा, ठीक है, और 6, 4 6 8, और क्या आया, 6 होगा तो 2 बन रहा है, 7 होगा तो 14 बनेगा, ठीक है, 8 होगा तो 16 बनेगा। लेकिन 5 हमने छोड़ दिया, यहाँ पर जो 5 है उसी से 10 बनता है, यानी कि 10 का 0 आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें हम, तो क्या देखेंगे कि जो है इसमें 2 की घात ना 5 नहीं है गुणनखंड में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर कि हम ये लिख सकते हैं, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक
0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों प्रश्न 6 है जो ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 is equal to and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं जो होती हैं बच्चों, पहले तो चीज़ है कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं ना। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं, अधिक गुणनखंड, तो उनको हम क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। अब 2 से अधिक गुणनखंड जैसे कि 3 है, तो 3 into 1, तो ये भाज्य है नहीं है, क्योंकि 2 ही हैं, एक खुद है एक है। 4, इसको देखो 2 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 3, ये भाज्य संख्या हो गई। 5, इसके देखो 5 गुणा 1, 2 ही बन रहा है, अभाज्य है। 6 को देखो 2 गुणा 3 गुणा 1, तो ये अब भाज्य संख्या हो गई। 7 गुणा 1, तो ये अभाज्य हो गई। उसी प्रकार से अगर हम 9 को देखेंगे तो 9 भाज्य संख्या अभाज्य भाज्य संख्या है ना। देखिए 9 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 1, तो ये 2 से अधिक बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 गुणनखंड बन रहे हैं, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। तो अब सवाल है कि भाज्य संख्या कहते तो हैं, तो व्याख्या कीजिए कह रहा है। अब व्याख्या करना है हमें। देखिए 7 into 11 into 13 प्लस 13। ठीक है, अब ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है कह रहा है, तो क्यों है पहले इसको देखो, हम इस तीनों को गुणा करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो बड़ा लंबा गुणा आएगा, तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि हम इन दोनों में ऐसा कर सकते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 और इधर प्लस 13 है ना। तो हम इनमें कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचा आपका 7 गुणा 11 गुणा 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 13 ब्रैकेट में 7 गुणा 11 गुणा 1 तो 1 ही हुआ, या गुणा 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ आ गया 13 गुणा कर दो, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78, यहाँ 1 था, 11 सत्ते 77, 1 77 और 1 78। ठीक है, तो अब जो है हमने ये तो ले लिया। ठीक है, ये आ गया यहाँ 3 गुणा 78 आया है ना बच्चों, 3 गुणा 78 आया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 तो अभाज्य संख्या है, परंतु 78 जो है, इसके पीछे देखो 8 है ना, तो 78
कई कई संख्याओं में विभक्त हो सकता है। जैसे 13 का 78 कहते हैं ना, तो 2 गुणा 3 गुणा 13, इतने इतने इसके गुणनखंड बन गए। देखो 13 दूनी 36, 26 26 तियाँ जो भी होता है गुणा 3, यानी कि 3 बन गए। इसके चार गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इसका। सेम इसी तरीके से अब हम लिखेंगे इसका, किसका, जो हमें दूसरी संख्या दी है। क्या दी है वो, ये दी है ना, ये तो क्या दी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करेंगे हम। इनमें कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। देखो 5 प्लस में है, पहले इसे हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे। उससे अच्छा है हम इसे पहले ही छोटे भागों में तोड़ देते हैं। तो 5 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 कॉमन ले लिया है तो 1 बचा है ना। तो अब 5 यहाँ क्या करेंगे, देखो 7 छक्का 42 गुणा 5 चक्को 20 तियाँ 60, यह 60 दूनी 120 ही कर लो पूरा, 120 + 1। ठीक है, फिर करेंगे हम 5 गुणा 42 से 120 को गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 × 5 = 40, तो 50 की 5 और 0 का 0 + 1। ठीक है, फिर 5 गुणा, अभी प्लस जोड़ दो इसमें, 50 41 हो गया, 50 41। ठीक है बच्चों, तो 50 41 यहाँ पर बच्चों हमने ये 5 कॉमन लिया था, यहाँ 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर से थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गई है। ये मुझे लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 1 आ गया है ना, ये 5 तो कॉमन आ गया ना, ये 5 कॉमन आ गया, ये 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन लिया तो अब कितना होगा, 5 गुणा 7 छक्का 42 एकम 42, 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 + 1। अब ठीक है, तो ये आ गया 5, उसके बाद 24 को 42 से गुणा कीजिए तो 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 चक्को 96 होता है, 4 चक्को 16 96, और 24 दूनी 48, 96 4 100, 1008 + 1। ठीक है, तो आ गया 5 गुणा 1009। ठीक है, तो अब 5 गुणा 1009 आ गया। ठीक बच्चों, तो अब अगर हम देखते हैं तो इसके क्या आ गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए ना भाई, इसका तो गुणा 1 आएगा ही, आएगा नहीं आएगा, और इसका भी 1 गुणा आएगा, तो 4 हो गए। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको गुणा भी करते हैं, इसका एलसीएम भी निकालते हैं, तो ये ज़्यादा आएगा, यानी कि भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ये 1009 जो है बढ़ता है किसी में, चलिए नहीं भी बढ़ता है तो मान लीजिए, जैसे हमारे पास आपको बताने के लिए, जैसे हमारे पास 5 गुणा 7 है। ठीक है बच्चों, इसको 7 मान लीजिए आप, ये 5 तो है ही, तो क्या है 35 आया ना,
तो 35 आया तो उसके क्या गुणनखंड हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 1, 1 तो आ ही रहा है, तो अभाज्य संख्या की जगह भाज्य संख्या है ना, ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार ये भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो लिखेंगे फिर से सेम वैसा ही लिखेंगे हम ना, कि जो है क्या लिखेंगे, चूंकि थोड़ा से हम ऊपर कर देते हैं, हाँ तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया बच्चों। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन हो गया कि जो है क्यों है, एक्सप्लेन व्याख्या करने को कहा था ना, तो व्याख्या भी हो गई और हमने करके भी दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों प्रश्न 7वां है, अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, किसी खेल के चारों ओर, देख लीजिए हम इसे पहले बना ही लेते हैं। ये एक खेल का मैदान है, क्या है, मैदान है, और इस खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है बच्चों, ये एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है, दौड़ने की जगह। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करती है सोनिया जो है यहाँ से आपका स्टार्ट कर रही है, ये सोनिया है, और ये यहाँ से दौड़ती है। तो इसे दौड़ने में जो है यहाँ से यहाँ तक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, किसको, सोनिया को। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से जो है रवि भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ये मान लीजिए रवि दौड़ता है, यहाँ पर रवि दौड़ रहा है, रवि, तो इसको इसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ दौड़ने में 12 मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है ना। तो 12 मिनट का समय लग रहा है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये भी और ये भी दोनों एक साथ दौड़ते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ा रहे हैं। कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि अब जो रवि है, ये रवि है, ये तो तेज दौड़ा ना, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। जब तक ये यहाँ होगा, जब तक ये यहाँ पर होगा, तो सोनिया यहाँ कहीं पर होगी, सोनिया यहाँ कहीं, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो सोनिया यहाँ कहीं होगी। तो ये एक चक्कर में तो यहाँ पर वापस आ नहीं पाएंगे दोनों एक ही बिंदु पर ना, यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, 2 चक्कर में नहीं आ पाएंगे। तो कि जो है ये जो है पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में वापस पहुँचेंगे। यानी कि अगर ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और वो 18 मिनट में लगाती है, तो जो है ये 12 मिनट में क्रॉस करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सोनिया पीछे पीछे आ रही होगी और इसे लीड देता हुआ जो है रवि, और
दोबारा इसके बराबर आ जाएगा। तो वो समय निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, वो समय कौन सा होगा, वो समय होगा ऐसी संख्या जिसमें जो 18 और 12 की गुणज हो, 18 और 12 की गुणज हो। तो वो संख्या गुणज निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। शाबाश, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखिए एलसीएम निकालना बताया मैंने तुम्हें, 12 का निकालना है। पहले इसके फैक्टर कर दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 दूनी 4 तियम 12। उसी तरीके से अब 18 का करते हैं हम, ठीक है। तो 18 का 2 नम्मा 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो 18 के फैक्टर क्या आ गए, 2 तियां 6 तियां 18। अब इसमें देखिए बच्चों, जो जो कॉमन है उसे पहले ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है ना, तो इस 2 को हम ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 2, गुणा 3 भी है यहाँ, 3 भी ले लिया। तो इस 2 का काम हो गया यहाँ, इस 2 का हो गया, इस 2 का 3, इस 3 का बचा क्या, यहाँ 2 बचा है, और यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है। तो गुणा करो, 2 तियां 6 दूनी 12 तियां 36, सॉरी 36, ठीक है। 2 तियां 6 दूनी 12 तियां 36, यानी कि 36 मिनट बाद बच्चों ये जो है अपने मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों आपस में फिर से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सॉल्व हो गया और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब, आगे भी हम एक्सरसाइज करते जाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं नया ही यूट्यूब चैनल, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं यूट्यूब में, तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगी, तो मैं आपके लिए और सुंदर तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और इसे ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और इसे लाइक करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। तो इसी के साथ बाय बाय बच्चों।